चलिए जी, कर रहे हैं स्टार्ट। नोट्स वाली जगह पे आ जाओ। नए टॉपिक कर रहे हैं आज, दो तीन नोट्स वाले पेजेस जहाँ पे आप लोगों ने छोड़े हुए हैं। लास्ट टॉपिक बताओ क्या लिखा हुआ है। लास्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है हमने? आउटस्टैंडिंग सैलरी वाले, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाले। अगला टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एक्सपेंसेस ऑन, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। इसका वैसे हमने एक दो एंट्रीज हमने की हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आज मैं टॉपिक लिखवा रहा हूँ। टॉपिक करने क्या वाले हैं, क्योंकि आज मेरे को 4 टॉपिक करवाने हैं और उसके साथ के अगले क्वेश्चंस करवाने हैं। एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ एसेट मतलब अगर मैंने कोई एसेट खरीदी, फॉर एग्जांपल एसी खरीदा, तो एसी के साथ मेरे को फिटिंग भी करवानी पड़ती है। टीवी खरीदा, टीवी की फिटिंग भी करवानी पड़ती है, तो अलग से लेबर वाले को पैसे देने पड़ते हैं। तो सोचो फैक्ट्रियों में कितनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। 10-10 घर के बराबर एक एक मशीन होती है। जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना, जहां से गन्ने से शुगर बनती है, समझ लो, जहां गाड़ियां बनती हैं, पेट्रोल वो क्या कहते हैं, जहां से पेट्रोल निकालते हैं समुद्र में से, तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। एक तो होता है मशीन, मशीन मेरी एसेट होती है। तो एक तो हम एसेट को खरीदते हैं, फिर टेम्पू का खर्चा होता है, उसको इंस्टॉल करवाने का खर्चा होता है, लेबर के खर्चे होते हैं, पहले सामान को ट्रक में डलवाने का खर्चा, उसको बोलते हैं लोडिंग एक्सपेंसेस, फिर उसको हमारी प्लेस पे निकलवाने का खर्चा, उसको बोलते हैं अनलोडिंग एक्सपेंसेस। तो कई तरह के खर्चे हैं जो आपकी एसेट के साथ जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप मुझे बताना, ये मैंने आपको एग्जांपल पहले भी बताई थी। मैंने एक एसी खरीदा 40,000 का। आपको पता है एसी वाले कितने की लेबर लेके जाते हैं? 1500 से 2000 या 1000 से 2000 की लेबर ले लेते हैं। लेबर समझते हो ना, लगवाने के खर्चे। तो उन्होंने 2000 के मुझसे लेबर चार्जेस ले लिए, जिसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो मुझे बताओ, जिसने बंदे ने एसी खरीदा है उसको एसी कितने का पड़ गया टोटल? कितने का? 42,000 का। तो इसका मतलब है आपके लिए एसी की कीमत 40,000 नहीं है, सारे खर्चों को ऐड ऑन कर दिया जाता है। तो जब भी आप हेडिंग पढ़ो क्या है, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ एसेट, तो जब भी एसेट के ऊपर कोई खर्चे होंगे ना, तो उसको एसेट की वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, लिखो, व्हेन एनी एक्सपेंसेस आर पेड, व्हेन एनी एक्सपेंसेस आर पेड at the time of, when any expenses are paid at the time of purchase of any asset, उसके बाद फिर से एरो डालो, जैसे मैंने एरो डाली है नीचे। then all those expenses, then all those expenses will be added, इसको अंडरलाइन कर लेना या ऐसे बॉक्स बना देना, पहचान हो जाएगी। मेन तो यही है लाइन, विल बी एडिड इन द एसेट, इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जब भी कोई खर्चे होते हैं तो मशीन की वैल्यू में ऐड कर दिए जाते हैं। लिखो आगे, फॉर एग्जांपल, खर्चे बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, सुन लो कौन कौन से। जैसे कि टेम्पू रेडी का किराए का खर्चा, इसको बोलते हैं कैरेज। क्या बोलते हैं? कैरेज, CARRIAGE, कैरेज मतलब किराया। इंस्टॉलेशन के खर्चे, लेबर चार्जेस, फिटिंग चार्जेस, कोई भी खर्चे का नाम आ जाए। अगर तो आपने मशीन खरीदी है तो मशीन में वो ऐड कर देना, सिंपल सा एक। अगर आप देखोगे ना, समझने के लिए चाहिए हमें 3-4 मिनट लग गए हैं, लेकिन शब्द जो समझने का 3-4 सेकंड का है, जो मैंने बॉक्स में डाला हुआ है जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, वो सारे खर्चों को क्या कर देना है, बस ऐड कर देना है, वही मशीन की टोटल वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, machine purchased ₹40,000 and carriage का मतलब लिख लेना किराया, carriage paid
₹500। ये कैरेज मैंने किसको दिया? टेम्पो वाले को, रेडी वाले को, जिसने सामान घर तक पहुंचाया। एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹1000 पेड। तो बताओ मुझे मशीन टोटल कितने की पड़ गई? सोच के बोलना जिसने मशीन खरीदी होगी। 40,000 की तो मशीन है, 500 रुपए किराए वाले को दे दिया, 1000, 41500। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री करो, लिखो इसके बाद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है उसकी जर्नल एंट्री करो, लिखो जर्नल। फॉर्मेट बना लेना, सिर्फ 2 या 3 लाइनों का बना लेना बस। अच्छा, मशीन खरीदी है तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में कितने पैसे आ जाएंगे? सभी को प्लस कर दो 41,500। और अगर मैंने कैश पे किया तो टू कैश आ जाएगा, चेक पे किया होता तो टू बैंक आ जाता। टू कैश अकाउंट 41,500। ये टॉपिक इतना सही था, देखो समझ में आ गया या कोई डाउट है? वैसे तो डाउट वाला तो कुछ है ही नहीं, बस जो भी है उसको सबको ऐड कर दो, खत्म। जब पेपर में क्वेश्चन करेंगे तब साथ में नरेशन लिख लेंगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड कैरेज इंस्टॉलेशन पेड। अगला टॉपिक लिखो, बड़ा बड़ा लिखना, फिर से 2-3 लाइनें छोड़ने के बाद पहले तो लाइन लगा दो, इस टॉपिक के बाद लाइन लगा दो, फिर एरो डालो, थोड़ा सा बड़ा लिखना। पिछले टॉपिक का नेम देखो क्या था? एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ, अब है एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स क्या होती हैं? जो मैं खरीदता बेचता रहता हूं या जो मैं यूज करता हूं, जो हम बेच देते हैं। एसेट वो होती है जो हम यूज करते हैं। तो अगला टॉपिक लिखो, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जेठालाल वाला सीरियल देखा हुआ है? जेठालाल की दुकान क्या की है? इलेक्ट्रॉनिक की। जेठालाल वाला अगर एसी खरीदता है और रेफ्रिजरेटर या टीवी खरीदता है तो उसके लिए एसेट्स है या गुड्स है? वो भी बार बार मंगवाता रहता है। अच्छा, मेरी दुकान है और उसकी टिम्बर की, या समझ लो मेरी दुकान है कपड़े की या जूते की, मैंने अगर एसी लिया तो मेरे लिए गुड्स है या एसेट है? दोनों का डिफरेंस क्या होता है? एसेट्स वो होती है जिसको मैं यूज करता हूं, सालों साल चलाता हूं, जब खराब होगी तब नहीं ले लूंगा। लेकिन जो खरीदता बेचता रहता है उसके लिए वो गुड्स है। पैसे तो उसको भी तो देने पड़ते हैं ना। आप एसी की दुकान है, एसी की दुकान में भी तो देखो एसी की फिटिंग्स की होती हैं, टीवी की फिटिंग की होती हैं, फ्रिज की फिटिंग करी होती है, या जो भी लगा लो, तो उनको भी तो लेबर वाले को पैसे देने पड़ते होंगे ना। मतलब तो सेम ही है, चाहे कोई घर वाला बंदा एसी ले चाहे दुकानदार ले, किराया तो लगता ही है ना, कि नहीं लगता? कि दुकानदार ऐसे है कि हाँ भाई फोन मारा, मंत्र पड़े हो, एसी पैदा हो जाओ, होता है ऐसे? आएगा ही आएगा ना, रेडी पे कहीं पे किराया तो सबको देना पड़ेगा। कहने का मतलब है चाहे किसी के लिए गुड्स है चाहे एसेट्स है, सामान भारी है सस्ता है, अगर आप मंगवाओगे, ठीक है, टेम्पो वाले से या रेलगाड़ी से भी तो सामान आता है, पता है आपको? जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं ना, उनका सामान बाहर मालगाड़ी से आता है। हम मालगाड़ी में कभी नहीं बैठे, इसका मतलब ये थोड़ी है मालगाड़ी किसी काम की नहीं होती। आपने कभी भी देखा होगा स्टेशन पे मालगाड़ी में कोयला जा रहा होता है, कभी कभी फौजी वालों के वो जा रहे होते हैं टैंक, कभी कभी गाड़ियां जा रही होती हैं। तो इसका ये मतलब होता है जब सामान बहुत दूर से आना हो और बहुत भारी क्वांटिटी में हो ना, तो लोग ट्रक से मंगवाने की बजाय किस पे मंगवा लेते हैं? ट्रेन से। तो मेरा तो किराया लगेगा। तो जब गुड्स के टाइम पे मेरे को खर्चे देने पड़ेंगे, उसको अलग से शो करना है बेटा, उसको ऐड नहीं करना, याद रखना। एसेट्स वाले टाइम पे मैंने क्या किया था? ऐड कर दिया था, देखो बॉक्स में। गुड्स वाले टाइम पे ऐड नहीं करना, एक्स्ट्रा शो करना है, लिखो हेयर ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। हेयर ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। फिर अगली एरो डालो, ऑल एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। तो यहां पे आपने रिकॉर्डेड सेपरेटली को बॉक्स में डालना है। एंड विल नॉट बी एडिड, नोट को डबल अंडरलाइन, विल नॉट बी एडिड
इन वैल्यू ऑफ गुड्स। क्या आपको दोनों ट्रीटमेंट में समझ में आया? देखना डिफरेंस समझ में आ गया। ऊपर वाले में जो भी आपने मशीन खरीदी है उसमें ऐड कर देना खर्चों को, नीचे वाली में ऐड मत करना। तो सर रिकॉर्ड तो करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, आगे एग्जांपल लिखो। ये तो हो गई इसकी ट्रीटमेंट। एग्जांपल, गुड्स परचेज्ड ₹70,000, कैरिज पेड। कैरिज का मतलब क्या होता है? अभी अभी लिखवाया था। कैरिज का मतलब किराया। लिखो इसको पहले, अब भूल जाते हो साथ साथ। कैरिज का मतलब लिखो किराया। कैरिज पेड ₹500, ठीक है। पास जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्री। सॉल्यूशन बनाओ, फॉर्मेट बनाओ। अब मेरे को बताओगे कोई जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ट्रीटमेंट मैंने वैसे आपको लिखवा दी है, ऊपर ट्रीटमेंट पढ़ लो दोनों लाइनों का। क्या अलग अलग शो करना है या ऐड करना है? इसको अलग अलग शो करना है। तो गुड्स को परचेज करने को हम क्या बोलते हैं? परचेजेज अकाउंट डेबिट। इसको सेल से बड़ा प्यार है यार, तो पक्का मार्केटिंग वाला बनेगा। मैंने सामान खरीदा है, बेचा नहीं है। कितने का सामान खरीदा है? 70,000 का। और जो कैरिज है, कैरिज को अलग से रिकॉर्ड करना है। ऊपर देखो क्या लिखवा है बॉक्स में, रिकॉर्ड सेपरेटली कैरिज अकाउंट डेबिट, मतलब किराया अलग से रिकॉर्ड करना है 500। लेकिन कैश कितना पे कर दिया होगा मैंने टोटल? 70,500 टू कैश अकाउंट 70,500। ये था दोनों में डिफरेंस। क्या ये आपको समझ में आया? जल्दी से दोनों पॉइंट रिवाइज करो। है तो वैसे एक छोटा सा ही डिफरेंस है। विल बी एडिड पहले वाले में, विल नॉट बी एडिड किस में ऐड होता है? एसेट्स में या गुड्स में? गुड्स में अलग से। क्लियर है ये पॉइंट भी? अगला टॉपिक, 4 टॉपिक करवाने हैं, 2 टॉपिक हो गए। अगला टॉपिक इससे अपोजिट हो जाएगा। एसेट्स वाले में कहेंगे अलग से दिखाओ, गुड्स वाले में कहेंगे इकट्ठा दिखा दो, ठीक है। अगला टॉपिक है, फिर से बड़ा बड़ा लिखना, प्रॉफिट या लॉस। अभी परचेज किया था ना हमने, अभी सेल करेंगे। मानस की इच्छा पूरी करेंगे। अब वो सेल सेल बोलता रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक टीवी खरीदा। अब ये वाला टीवी जो है ना, ये टीवी मैंने अपने अंकल से खरीदा था, जो इस बिल्डिंग का मालिक है। वो कहता मैंने खरीदा था 10,000 का। जिसका ये टीवी है ना, जो स्क्रीन पे आपको सामने देख रहे हो, ये टीवी मैंने इस जो बिल्डिंग के मकान मालिक है ना, उन्हीं से लिया था 7,000 का, पता नहीं 75, 8,000 का था शायद। फॉर एग्जाम्पल 8,000 का था, उन्होंने खरीदा था 10,000 का। उन्होंने सोचा कि वो यूज करेंगे, उनकी टीवी की दुकान नहीं थी, उन्होंने टीवी खरीदा अपने ऑफिस के लिए। 1 साल के बाद उन्होंने बेच दिया, कहते मेरे से यूज नहीं हो रहा। नॉर्मली भी तो ऐसे होता है, कई बार हम चीजें ले लेते हैं। मोबाइल है तो हमने मोबाइल लिया iPhone 12, उसके बाद आ गया iPhone 13। जिनको आईफोन का मतलब वो है, इंटरेस्ट है या हॉबी है, वो कहते हैं वो 12 बेचो 13 ले लो, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, कई बार बंदा जो अपनी एसेट्स को बेच रहा है, क्या वो सच में दुकानदार है कि उसने अपनी बस वैसे ही चीज बेच दी, वैसे ही बेच दी, पुरानी हो गई, खराब हो गई, इंटरेस्ट खत्म हो गया, कुछ भी रीजन हो। ये वो चीज है। क्या लिखा हुआ है हेडिंग, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो यहाँ पे जब हम कोई एसेट्स बेचते हैं, अंकल कहते मैंने टीवी खरीदा था 10,000 का, बेचा 8,000 का है, अंकल को प्रॉफिट हुआ था या लॉस? कितने का? 2,000 का। तो जब हम बेच रहे होते हैं कोई एसेट, तो उसके प्रॉफिट या लॉस को ऐड या ऐड नहीं कर दिया जाता, उसको अलग से शो किया जाता है। लेकिन जब हमने परचेज किया था, देखो एसेट्स परचेज करने के टाइम जब हमने खर्चे किए थे, तो हमने क्या कर दिया था, बीच में ऐड कर दिया था। यहाँ पे सेल करते टाइम ऐड नहीं करना, अलग से शो करना है। इसलिए इसकी ट्रीटमेंट ऊपर वाले से अपोजिट हो गई। लिखो, लिखो, प्रॉफिट और लॉस विल बी रिकॉर्डेड
सेपरेटली, मेन यहाँ पे यही वर्ड है, will be recorded separately at the time of sale of asset। मतलब आपने इसको क्लब नहीं कर देना, इकट्ठा नहीं कर देना, आपने इसको अलग अलग शो करना है। लिखो इफ प्रॉफिट then if profit that will be credited। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है ना, किस रूल के अकॉर्डिंग, किसी को रूल याद है? प्रॉफिट क्रेडिट किस रूल के अकॉर्डिंग होता है? नॉमिनल। इफ लॉस, लॉस है तो क्या हो जाएगा? डेबिटेड। प्रॉफिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, लॉस है तो डेबिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मतलब होता है परचेज। फर्नीचर कॉस्टिंग 1000 रुपीज सोल्ड एट रुपीज 850। बताओ क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? लॉस ऑन सेल। बताओ कितने का लॉस हुआ है? कोई बता सकता है? 250 या 150? लॉस है 150 का। भाई 850 है, 750 नहीं है। लॉस है 150। सर हमें करना क्या है? हमें लास्ट में क्या करना होता है हमेशा? क्या चैप्टर का नाम है? जर्नल एंट्री। करो ट्राई, क्या जर्नल एंट्री इसकी बन सकती है? पहले देखो पैसा आएगा, गलत है। फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? फर्नीचर बेच रहे हैं, फर्नीचर, हाँ कैश अकाउंट डेबिट। अब मेरे को बताओ प्रॉफिट और लॉस को सेपरेटली रिकॉर्ड करना है कि नहीं? अभी अभी लिखवाया है, रिकॉर्ड करना है ना। तो अब एंट्री देखो, अच्छा मेरे पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। बताओ मेरे को एसेट्स बेचने पे कितने का कैश मिला है? 850 का। कितने का लॉस हुआ है? तो इसको लिखते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। भाई लॉस है तो लॉसेस तो डेबिट होते हैं, ये देखो इधर मैंने आपको क्या लिखवाया तभी तो। अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट है, लॉस है तो डेबिट है। नॉमिनल रूल यही बोलता है, तो मेरे को तो रूल्स के हिसाब से चलना है ना। और मेरे हिसाब से कोई मुश्किल बात भी नहीं है। ऐसे ही जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट भी तो डेबिट होता है ना। टू में क्या आएगा? टू में आएगा फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर जो है वो बिजनेस से चला गया। फर्नीचर के लिए पता है कौन सा रूल लग रहा होगा? देखिए जी, किसी को याद है तो। फर्नीचर के लिए कौन सा रूल लग रहा होगा? बहुत बढ़िया, लिखो इसको, रियल रूल क्रेडिट। रियल रूल का फॉर्मूला किसी को याद हो तो? डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। तो क्या डेबिट में वो आएगा जो चीज आ रही है, तभी तो कैश आ रहा है डेबिट में लिख दिया, कैश जा रहा है तो क्रेडिट में लिख दिया। ये एंट्री हो गई। एक और एंट्री वर्बली पूछ रहा हूं, देखते हैं जी बोल पाओगे कि नहीं। फर्नीचर कॉस्टिंग 1000 सेल एट 1500 रुपए। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? पहले ये बताओ, जो पूछ रहा हूं, प्रॉफिट हुआ, क्या एंट्री बनेगी? प्रॉफिट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? प्रॉफिट भी डेबिट होगा। किसका? क्या एंट्री बनेगी? फिर से बोलना मानस। कैश अकाउंट डेबिट कितने से?
1500 से, टू फर्नीचर 1000, टू प्रॉफिट 500। आगे समझ। अगला टॉपिक लिखो, लिखवाऊंगा एग्जांपल या हो जाएगी। कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे 1500, टू फर्नीचर में आ जाएंगे 1000, टू प्रॉफिट में आ जाएंगे 500। चलो चौथा टॉपिक लिखो, आज का आखिरी टॉपिक, फिर उसके बाद करेंगे क्वेश्चन। फोन साइलेंट करो। इसके बाद अगला पेज क्या है? वो वाला पेज भी भर गया सामने वाला? हाँ टाइट टाइट लिख लो। प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स। प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हमने कर लिया है, अब प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स है। इसकी ट्रीटमेंट अपोजिट हो जाएगी। हेयर प्रॉफिट और लॉस will not be recorded separately। will not को बॉक्स में डालो, लिखो। इसके बाद एग्जांपल, गुड्स कॉस्टिंग ₹4500 सोल्ड एट ₹4100। बताओ क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? कॉस्टिंग का मतलब होता है परचेज प्राइस। कितने वाला सामान कितने में बेचा? 400 का लॉस हुआ। और इसकी ट्रीटमेंट पढ़ो, ऊपर क्या लिखवाया है, अलग से शो करना है या नहीं करना? नहीं करना। तो अब देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। इसकी जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। कितने का पैसा आया मेरे पास? 4100 का। जितने का बेचा उतने पैसे ही तो आएंगे। बस टू क्या लिख दोगे, सामान बेचा है तो टू सेल्स अकाउंट 4100 का, खत्म। मतलब गुड्स वाला देखो कितना आसान है भाई, पढ़ लेना एक बार। बेचा कितने का है? 4500 वाला सामान बेचा तो 4100 में है ना, तो मेरे पास कैश कितने का आएगा बेटा? कैश तो 4100 का आएगा। यही तो इस कॉन्सेप्ट की स्पेशलिटी है। जब हम गुड्स सेल करते हैं ना, तो गुड्स सेल वाला टॉपिक क्या कहता है कि प्रॉफिट या लॉस को अलग से शो नहीं करना, बस जितने का बेचा है उतने में जर्नल एंट्री कर दो। जबकि जब मैं ऊपर वाला टॉपिक था, जब मैंने एसेट्स बेची थी, तो एसेट्स वाले टाइम पे कह रहे हैं अलग से शो करने। तभी तो देखो ऊपर वाले टॉपिक में 1000 वाला सामान जब 850 में बेचा था, तो कैश के डेबिट में भले ही 850 लिखा है, लेकिन जो उसका लॉस हुआ है 150 का, उसको भी लिखा है। जबकि नीचे देखो गुड्स वाले सामान में जो मेरा लॉस हुआ है 400 का, उसको मैंने नहीं लिखा। मैंने नहीं रूल बनाए, अकाउंट से बनाए हैं। तो 4 आज हमने टॉपिक किए हैं, जल्दी से उसको रिवाइज करते हैं। मैंने आपको मिक्स रिवाइज करूंगा तभी। हाँ ये बना लो जल्दी से। जल्दी से एक बार रिवाइज करो, फिर मैं इसके डायग्राम बनाता हूं आपको। देखते हैं डायग्राम में आपको समझ आएगा या कैसे। एक छोटे से फ्लो चार्ट में ना डायग्राम में देखना समझ में आ जाएगा। अच्छा पहला है समझ लो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ऑन परचेज। एक्सपेंसेस ऑन परचेज, क्या क्या चीजें परचेज करते हैं? गुड्स और एक एसेट, दो ही चीजें या एसेट्स होगी। यार इन दोनों के अलावा कभी जिंदगी में कुछ हो सकता है? नहीं। अगर दुकानदार है उसके लिए वो गुड्स हो जाएंगी, जो दुकानदार ने यूज करना उसके लिए वो एसेट्स हो जाएंगी। तो एक्सपेंसेस ऑन परचेज, एक्सपेंसेस ऑन परचेज किस किस के ऊपर? या तो वो गुड्स परचेज करेगा या फिर वो एसेट्स परचेज करेगा। दो ही चीजें हो सकती हैं, क्या कोई तीसरी चीज होती है? नहीं होती। अच्छा अगर मैं गुड्स के ऊपर कोई खर्चे कर रहा हूं, इंस्टॉलेशन के, कैरेज के, वो सेपरेटली रिकॉर्ड होंगे? गुड्स के ऊपर पढ़ो। अगर बस ये वाला बताओ, यहाँ पे सेपरेटली रिकॉर्ड होंगे या नहीं होंगे? हाँ गुड्स पे सेपरेटली रिकॉर्ड होंगे, एसेट्स में नोट। मतलब कि यहाँ पे क्या कर देने हैं? ऐड कर देने हैं। यहाँ पे नोट सेपरेटली रिकॉर्ड, यहाँ पे मतलब क्या कर देना है? यहाँ पे ऐड कर देना है। ये समझ में आ गया। दूसरा फ्लो चार्ट क्या है? सेल का, सेल ऑफ एसेट्स।
ओ सॉरी, सेल लिखना था इसको प्रॉफिट या लॉस। हाँ जी, बनाना है बना लो, नहीं तो इसका मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल, इसका भी या तो आपने गुड्स सेल किए हैं या आपने एसेट सेल किए हैं। तो जब हम गुड्स सेल करेंगे, सोच के देखो, तब सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? इसमें नोट रिकॉर्ड सेपरेटली। जब एसेट सेल करेंगे तो यहां पे रिकॉर्ड सेपरेटली। उल्टा हो गया देखा जाए तो। ठीक है, निकालो क्वेश्चन। कल देखना लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था हमारा? 19 हुआ था ना कल। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। लास्ट है जी, हाँ बिल्कुल लास्ट है, क्योंकि इसके बाद मुझे खुद फोन आ चुका है, मेरे को जाना है। क्वेश्चन नंबर 20, कल 19 हुआ था ना हमारा लास्ट। सबसे पहली लाइन देखो, किस चीज का दुकानदार है ये बंदा? जर्नलाइज द फॉलोइंग आइटम इन द बुक्स ऑफ राधा कमल एंड सन्स। कोई वो नहीं लिखा हुआ कि किस चीज का दुकानदार है। फर्स्ट एंट्री, बोर्ड गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश, ऑल्सो पेड देयर कैरिज। ध्यान से करना, सोच सोच के। अब मैंने गुड्स खरीदी है या एसेट्स खरीदी हैं? पहले तो गुड्स के ऊपर सर्कल डालो क्वेश्चन में ही, पहले तो गुड्स के ऊपर ही सर्कल डाल दो। फॉर्मेट बनाओ, जर्नल ऑफ, क्या लिखोगे? जर्नल ऑफ राधा कमल एंड सन्स लिखो। जर्नल ऑफ राधा कमल एंड सन्स, डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर LF। तो गुड्स खरीदिए हैं और उसके ऊपर कैरिज दिया है, टोटल खर्चा हो गया 51,000 का ना। क्या गुड्स के टाइम पे कैरिज को अलग से शो करना है या इकट्ठा ऐड कर देना है? परचेज के टाइम पे है, परचेज के टाइम पे अलग शो करना है। पढ़ के देखो पीछे, जब भी गुड्स खरीदेंगे तो उसके जो खर्चे हैं उसको अलग से शो करना है। यार अपने ऐसे सोच लिया करो, जब सर ने एसी लगवाया तो सारे खर्चों को ऐड कर देना होता है। एसी मेरी एसेट है तो एसेट में ऐड करना है, गुड्स में ऐड नहीं करना, अलग से शो करना है। एंट्री नंबर 1, तो लिखो परचेज अकाउंट डेबिट। तो परचेज है 50,000 की, कैरिज अकाउंट डेबिट, यही तो सेम एग्जांपल लिखवाई थी मैंने आपको। कैरिज अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट कितने का? 51,000 का। आज टाइम कम है, आज नरेशन हम किसी की भी नहीं लिख रहे। क्वेश्चन नंबर 2, पेड टू सीता इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज 10,000। मैंने सीता को 10,000 पे देना था, हाँ मतलब हमने 9650 दिया तो हमने पैसे कम दिए ना, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ? करना कैलकुलेट, 350 का। अब सीता रिसीवर है या गिवर है? सीता को पैसे मिल रहे हैं, रिसीवर है। अरे सीता को पैसे दे रहे हैं, पढ़ तो लो। सीता को तो पैसे मिल रहे हैं ना, शी इज अ रिसीवर। सीता अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि डेबिट द रिसीवर होता है। देखना कैश दे रहे हैं या चेक दे रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट तो कैश होता है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो सीता के अकाउंट में आ जाएंगे 10,000, कैश हमने कितने का दिया? 9650, बाकी 350 का हो गया डिस्काउंट। आगे एंट्री नंबर 3 पढ़ो। परचेज अ मशीनरी बाय गिविंग द चेक ऑफ 3 लाख, पेड 25,000 इन कैश एज अ वेजेस। अब मशीनरी खरीद रहे हैं तो इसके साथ वाले खर्चे ऐड करने हैं कि नहीं करने? सर ने एसी खरीदा, एसी के टाइम पे सारे खर्चे को ऐड कर, एसेट के टाइम पे ऐड करने हैं। कब ऐड नहीं करने होते? गुड्स के टाइम पे।
तो देखा जाए तो टोटल मशीन कितने की हो गई? 3,25,000 की। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। परचेजेस नहीं लिखना, मशीन लिखने। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश। ध्यान से पढ़ो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश। करवाना मेरे को एंट्री। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी में कितना आएगा? 3,25,000। टू बैंक अकाउंट 3 लाख। टू कैश अकाउंट 25,000। देखो ये एंट्री किसको समझ में आ गई है? अब जल्दी से पहली और तीसरी एंट्री में कंपैरिजन करना। पहली और तीसरी एंट्री में क्या डिफरेंस था? तो अलग से शो किया था, यहाँ पे एसेट्स खरीदी है तो कंबाइंड कर दिया, इकट्ठा कर दिया। चलो एंट्री नंबर 4। मेरे को लगता नहीं है आपको समझ आएगी फोर्थ एंट्री। देखते हैं। ब्रिक्स का मतलब समझते हो? ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स होता क्या है? ईंटें। ब्रिक्स फॉर 15 लाख एंड टिम्बर फॉर 10 लाख परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग पे। ये कहाँ पे लिखा हुआ है वो बिल्डिंग बनाता है? उसने बिल्डिंग बनवाई है। अब यार मैं कोचिंग सेंटर वाला बंदा हूँ, मैंने बिल्डिंग बना दी तो मैं बिल्डिंग बनवाता हूँ, तो ये मेरे लिए एसेट है। लेकिन हुआ क्या देखो, ब्रिक्स फॉर 15 लाख एंड टिम्बर इतने का परचेज की है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। देखो मैंने ईंटें भी खरीदी है, टिम्बर भी खरीदा है, या कुछ भी है, मेरा मेन काम बिल्डिंग बनाना था कि ईंटें लेना था। तो जब भी ऐसे होता है ना, तो आपको जो मेन लिखना होता है तो बिल्डिंग ही लिखना है, ड्राइंग नहीं है। ये पैसा नहीं विड्रॉ किया, परचेज किया है, तो इसमें बिल्डिंग ही लिखना है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 25 लाख। सर 25 लाख कैसे आया? क्योंकि दोनों को ऐड करके मैंने बिल्डिंग बनाई। टू बैंक अकाउंट, बस। सर जो बाकी दिया हुआ था वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, मतलब आपको सेंस समझनी पड़ेगी जर्नल एंट्री की। मतलब बिल्डिंग, ब्रिक्स को टिम्बर को कहीं पे भी नहीं लिखना, लिखना बिल्डिंग है, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने बिल्डिंग बनाई है। अगला पढ़ो। मशीनरी खरीदी है, मशीनरी मेरी एसेट्स होती है, गुड्स है। एसेट्स के टाइम पे होने वाले खर्चों को ऐड करना है या नहीं करना? एसेट मतलब सर का एसी, तो सारे खर्चे ऐड कर दो, ऐसे याद रख लिया करो। तो टोटल खर्चा कितने का हो गया? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने का? 1,25,000 का। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्यों लिखा हमने यहाँ पे? और 1,25,000 का टोटल क्यों किया है? हाँ, अगर गुड्स खरीदते तो तीनों को अलग अलग लिखते। अगला, मैंने फर्नीचर खरीदा या सिर्फ रिपेयर करवाया है? तो ये रिपेयर आएगा। यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश में तो लिख देना रिपेयर लिखना, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है। रिपेयर ऑन फर्नीचर ऐसे लिखते हैं इसको। पैसे कैश में दिए तो टू कैश अकाउंट।